सभी इतिहास प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, कभी कभी इतिहास में कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो अपनी किसी खास विशेषता के कारण इतिहास में अमर हो जाते हैं। ऐसे ही एक चरित्र के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे जिनका नाम था सवाई जयसिंह द्वितीय। यहाँ सवाई जयसिंह द्वितीय जो कि एक कछवाहा राजपूत थे, आमेर के शासक थे, और आज का जो जयपुर शहर है, जो गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, उस शहर का निर्माण करने का श्रेय सवाई जयसिंह द्वितीय को है। तो हम आज चर्चा प्रारंभ करते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय के ऊपर। दोस्तों, सवाई जयसिंह द्वितीय की गणना अपने युग के बहुत ही प्रभावशाली राजपूत शासकों में की जाती है। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप भटनागर ने अपनी पुस्तक सवाई जयसिंह की भूमिका में लिखा है कि राजपूतों में ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जहाँ के शासक सवाई जयसिंह की सहायता तथा सम्मति के बिना अपना कोई कार्य करते थे। तो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक इनका प्रभाव व्याप्त था। 1727 ईस्वी में उसने जयपुर नगर की स्थापना की। कुछ ही समय में जयपुर साहित्य, कला और विज्ञान तथा भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जहाँ तक सवाई जयसिंह के प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है, उनका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था, 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को। ऐसा कहा जाता है कि जन्म से ही वो बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। इनके पिता बिशन सिंह थे। दोस्तों, आपने औरंगजेब का इतिहास पढ़ा होगा, तो औरंगजेब के समय में आपने शिवाजी के विषय में भी पढ़ा होगा। शिवाजी जब आगरा से भाग गए थे तो उस समय मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के ऊपर औरंगजेब को शक हुआ था कि राम सिंह ने औरंगजेब को भगाने में मदद की थी। अतः राम सिंह जब आमेर का शासक बना, मिर्जा राजा जय सिंह की 1667 ईस्वी में मृत्यु हुई। उसके बाद राम सिंह जब वहाँ आमेर का शासक बना तो औरंगजेब ने उसको बहुत छोटी सी, बहुत सामान्य सी मनसब प्रदान की, और चूंकि वह भीतर ही भीतर उससे नाराज था, इसलिए उसको बहुत दूर, कभी आसाम में और कभी अफगानिस्तान वगैरह में नियुक्त करता था। 1688 ईस्वी में राम सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद बिशन सिंह आमेर के सिंहासन पर बैठा। बिशन सिंह को भी राम सिंह की ही भांति बहुत छोटी सी मनसब प्रदान की गई। बिशन सिंह की मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का सवाई जयसिंह, जिसे हम सवाई जयसिंह द्वितीय कहते हैं, वह आमेर का शासक बना। सवाई जयसिंह द्वितीय, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। 7-8 वर्ष की अवस्था में ही जब उसे औरंगजेब से मिलवाया गया तो औरंगजेब उसकी वाक्पटुता से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां चलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे। तो जयसिंह ने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ हिंदुओं में ऐसी परंपरा है कि जब कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है तो जीवन भर उसके साथ रिश्ता निभाता है, और आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप भी मेरे साथ रिश्ता निभाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसलिए औरंगजेब इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ और औरंगजेब ने उसका नाम सवाई जयसिंह रख दिया। सवाई का मतलब क्या होता है? सवाया। जैसे एक, अगर मान लीजिए किसी में 1% बात है तो
जयसिंह के अंदर 1.25% बाढ़ थी, सवाया जिसे हम कहते हैं, यानी कि 1.25। तो सवाई का अर्थ यही है कि उसमें लोगों से सवाई बुद्धि थी। तो औरंगजेब उससे बहुत प्रभावित हुआ, उसकी वाक्पटुता से, और उसका नाम सवाई जयसिंह रख दिया। औरंगजेब के विशेष आग्रह पर केवल 10 वर्ष की अवस्था में उसके पिता बिशन सिंह ने उसे औरंगजेब की सेवा में दक्षिण भेज दिया। 1700 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की अल्प आयु में वह आमेर का शासक बना। औरंगजेब ने उसे टीका देते समय 2000 जात और सवार का मनसब दिया, जो कि बहुत बड़ी मनसब नहीं थी। कुछ समय बाद उसे दक्षिण जाने का शाही फरमान प्राप्त हुआ। उससे ये कहा गया कि वह दक्षिण भारत चला जाए, किंतु आमेर के आंतरिक प्रशासन को सुधारने के लिए वह टाल मटोल करता रहा। लगभग 1.5 वर्ष तक जो है वह आमेर में ही रुका रहा, लेकिन बाद में उसे दक्षिण भारत जाना पड़ा। वास्तव में जयसिंह ने अपने राज्य के नारूका सामंतों का दमन करके शांति और व्यवस्था कायम की। वास्तव में जो कछवाहा राजपूत थे वो कई पीढ़ियों से मुगलों की सेवा करते रहे थे, और अक्सर उनकी नियुक्तियां बहुत दूर दूर होती थी। कभी दक्षिण भारत में रहते थे तो कभी अफगानिस्तान की तरफ रहते थे। तो दूर रहने के कारण वो अपने राज्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इसके कारण जो वहाँ का जो सामंत वर्ग था, वह सामंत वर्ग बहुत मजबूत हो गया था और अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी, खास करके नारू का सामंत। तो इसलिए उनका दमन करना और उनको उनके ऊपर नियंत्रण करना यह बड़ा आवश्यक था, जो काम जयसिंह ने किया। तो जैसा कि जयसिंह को दक्षिण जाने का फरमान मिला था, तो 1701 में जयसिंह को बार बार शाही फरमान मिलने के बाद बाध्य होकर के औरंगजेब की सेवा में दक्षिण में बुरहानपुर जाना पड़ा। जयसिंह बुरहानपुर पहुंच गया। वहां उसे पन्हाला दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। बाद में उसे खिलना के दुर्ग की घेराबंदी का काम सौंपा गया। उसकी बहादुरी से मराठों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। औरंगजेब ने उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसके मनसब में थोड़ी वृद्धि कर दी। इसके बाद खिलना के अभियान के बाद जयसिंह को मालवा का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। दक्षिण में व्यस्तता के कारण मालवा उपेक्षित सा हो गया था। जयसिंह ने मालवा की शासन व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया तथा उसने मराठों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए। तो यह संबंध उसके लिए आगे चल कर के बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब धीरे धीरे उन दिनों घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। आजम उस समय दक्षिण में था, अतः बाध्य होकर जयसिंह को उसकी सहायता करनी पड़ी। दूसरी ओर जयसिंह का छोटा भाई विजय सिंह, जो कि आमेर का शासक बनना चाहता था, उसने मुअज्जम का साथ दिया। तो इस संघर्ष में आजम पराजित हो गया और मारा गया। यद्यपि युद्ध प्रारंभ होने के कुछ समय बाद जयसिंह भी मुअज्जम से मिल गया था, फिर भी मुअज्जम के मन में, मुअज्जम जो कि आगे चल के बहादुर शाह के नाम से शासक बना, मुगल बादशाह बना, तो मुअज्जम के मन में उसके प्रति असंतोष था थोड़ा बहुत जयसिंह के प्रति। अब मुगलों से संघर्ष का एक दौर प्रारंभ होता है सवाई जयसिंह का। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा।
बादशाह बना। उसने उन सभी लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने आजम का साथ दिया था या आजम का पक्ष लिया था, और उसने एक अन्य आदेश के द्वारा आमेर, दौसा और चाटसू के परगने, जिनकी आमदनी करीब 30 करोड़ 30 लाख थी, उसे खालसा भूमि में मिला लिया। जय सिंह को लंगरकोट जाने का आदेश दिया गया तथा सैयद हुसैन खां को आमेर का कार्यभार लेने के लिए भेजा गया। तो इस प्रकार 1708 ईस्वी में आमेर पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसका नाम बदल करके मोमिनाबाद रख दिया गया। यह आमेर, जो कि कभी कछवाहा राजपूतों के राज्य के रूप में मशहूर था, अब उस पर मुगलों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो जयसिंह के पास केवल दौसा भर था। इससे राजपूतों के मन में मुगलों की नीयत के बारे में शक पैदा हो गया। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के शासकों ने इस पर विचार विमर्श किया और उन्होंने मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा बनाया और फिर उन्होंने संयुक्त मोर्चा बना करके मुगलों से संघर्ष किया और जोधपुर तथा आमेर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुंवर का विवाह जयसिंह से कर दिया। इस बीच राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया और सिखों के विद्रोह को दबाने के लिए राजपूतों की सहायता की आवश्यकता पड़ी बहादुर शाह को, और उसने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए जय सिंह को आमेर का शासक स्वीकार कर लिया और उसे एक बार फिर से आमेर का शासक बनने की मान्यता दे दी। तो 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की भी मृत्यु हो गई। अब 1713 में फर्रुख खसियर ने सवाई जय सिंह को 7000 का मनसब दे करके मालवा का सूबेदार बनाया। एक बार फिर से वो मालवा का सूबेदार बना। मालवा की हालत बहुत ख़राब थी। एक तरफ तो अफगानों ने विद्रोह कर रखा था और दूसरी तरफ मराठे मालवा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। जय सिंह ने छत्रसाल बुंदेला और बुद्ध सिंह हाड़ा के सहयोग से अफगानों को पराजित कर दिया तथा उसने मराठों को भी पीछे ढकेलने में सफलता पाई। तो इस तरह से मालवा का मामला हल करने में जय सिंह को सफलता मिली। अब जय सिंह और जाटों के संघर्ष की बात करते हैं। दिल्ली और आगरा के बीच का जो क्षेत्र था, वहाँ पर जाटों ने चूड़ामण के नेतृत्व में उपद्रव मचा रखा था और यह उपद्रव लगातार बढ़ता जा रहा था। अतः जय सिंह को उनका दमन करने के लिए मालवा से वापस बुला लिया गया और जय सिंह ने जाटों के विद्रोह का दमन कर दिया तथा चूड़ामण को संधि के लिए बाध्य कर दिया। इस बीच सैयद बंधुओं ने मराठों की सहायता के लिए फर्रुख खसियर को गद्दी से हटा दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। यह एक ऐसा समय था जब सैयद बंधुओं की भूमिका मुगल राज्य में किंग मेकर्स की हो गई थी। एक शासक आ रहा था और एक शासक जा रहा था। तो 1719 में रफ़ी-उद-दर्जात को बादशाह बनाया गया। सैयद बंधुओं ने जय सिंह से अच्छे संबंध कायम कर लिए। 1722 में जब मोहम्मद शाह मुगल बादशाह बना तो जय सिंह को फिर से जाटों के दमन का काम सौंपा गया, जिसे उसने बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया। 1723 में एक बार फिर से सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी प्रदान की गई। 1723 के प्रारंभ में मराठों ने मालवा में प्रवेश किया और वे वहां लूटमार करने लगे। 1729 में जय सिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया। 1723 में जय सिंह ने
सैनिक अभियान की अपेक्षा दूसरे तरीके से इस समस्या को हल किया। उसने कुछ धन देकर मराठों को शांत रखने का प्रयास किया। जयसिंह को ये पता था कि मराठे जो हैं वो जहाँ भी जाते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना, यानी धन वसूल करना। तो इसलिए उसने धन देकर मराठों को शांत रखने का प्रयास किया। 1730 ईस्वी में उसे एक बार फिर वापस बुला लिया गया मालवा से, और मालवा के नए सूबेदार मोहम्मद खां बंगस की असफलता के कारण जयसिंह को तीसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया। अब जयसिंह को 1732 में तो जयसिंह को मराठों से फिर मुक्ति पानी थी, और जयसिंह ने अपना पुराना फार्मूला अपनाया, पुराना सूत्र अपनाया, और उसने मराठों को धन दे करके मराठों से अपना पीछा छुड़ाया। अब जयसिंह और बूंदी के संबंधों की बात करते हैं। जयसिंह ने मालवा की सूबेदारी से लाभ उठाकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। बूंदी का राजा बुद्ध सिंह, जो कि उसका बहनोई था, अभी तक निस्संतान था, अतः उसने जयसिंह की सहमति से करवार के जागीरदार के पुत्र दलेल सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। किंतु 1729 में बुद्ध सिंह के एक पुत्र उम्मेद सिंह पैदा हो गया, अतः उत्तराधिकार का मामला फंस गया, इसमें पेच फंस गया। यह अत्यधिक जटिल हो गया उत्तराधिकार का मामला। तो जयसिंह जो था वो दलेल सिंह को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और इस बात को लेकर के दोनों में तनाव बढ़ गया, जयसिंह में और बुद्ध सिंह में। तो जयसिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। बाद में बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से दलेल सिंह को भगा दिया, किंतु जयसिंह ने 1730 में फिर से उसे बूंदी का शासक बना दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह दलेल सिंह से कर दिया। 1734 ईस्वी में जयसिंह ने मुगलों को मराठों के विरुद्ध उस समय सहायता दी जब मराठों के भय से कोई भी राजपूत शासक मुगलों का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो जयसिंह की मध्यस्थता से मराठों और मुगलों के बीच एक समझौता हो गया और कुछ समय के लिए शांति हो गई। 1735 में जयसिंह को मालवा की सूबेदारी से हटा दिया गया, अतः उसने पेशवा बाजीराव के साथ सहयोग करने का निश्चय किया। 1736 ईस्वी में वह पेशवा से मिला और उसके साथ विचार विमर्श किया। 1736 के नवंबर महीने में पेशवा बाजीराव उत्तर भारत में दिल्ली तक जा पहुंचा और लूटपाट करके लौट गया। इस बीच नादिर शाह के आक्रमण से मुगल साम्राज्य की स्थिति और कमज़ोर हो गई। 1741 में धौलपुर में जयसिंह ने पेशवा बालाजी बाजीराव और मुगल साम्राज्य के बीच एक समझौता करा दिया, जो धौलपुर के समझौते के नाम से जाना जाता था। अब जयसिंह ने थोड़ा अपने राज्य विस्तार की ओर भी ध्यान दिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने जयपुर के जयसिंह के राज्य आमेर को खालसा कर लिया था। जयपुर वही जो आमेर था वही बाद में आगे चल करके वहीं पर जयपुर शहर बसाया गया था। तो बहादुर शाह ने आमेर को खालसा कर लिया था, किंतु मेवाड़ और मारवाड़ की सहायता से जयसिंह ने उसे फिर से आमेर को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 1716-17 ईस्वी तक उसने मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ अपने राज्य में भी पर्याप्त विस्तार कर लिया था। उसने मतेरणा,
अमरसर, सातें, उन्यारा, बखड़, थानगढ़, नारायणा इत्यादि पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य का अंग बना लिया था। 1729 ईस्वी तक उसका राज्य विस्तार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अपने अंतिम दिनों में जयसिंह बहुत मद्यपान करने लगा था और ऐसा कहा जाता था कि वह काम वासना के वशीभूत होकर के बहुत सारी उत्तेजक दवाइयाँ वगैरह खाने लगा था। तो अत्यधिक मद्यपान और उत्तेजक औषधियों के सेवन के कारण वह काफ़ी बीमार पड़ गया और रक्त विकार के रोग से ग्रस्त हो गया और 1 सितंबर 1743 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। अब अभी तक हमने जयसिंह के राजनीतिक जीवन के बारे में बातचीत की। अब हम उसके जीवन के दूसरे पक्ष के बारे में बातचीत करें, जिसके कारण आज वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। जब हम जयसिंह का मूल्यांकन करने लगते हैं तो हमें उसे एक विद्या प्रेमी के रूप में, एक कला प्रेमी के रूप में और एक खगोल शास्त्री के रूप में याद करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जयसिंह कई भाषाएं जानता था। जयसिंह संस्कृत, फारसी, गणित तथा ज्योतिष का उच्च कोटि का विद्वान था और अनेक विद्वानों को उसने अपने राज्य में संरक्षण भी प्रदान किया था। उसने मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेहरी को विदेशों से बहुत सारी पांडुलिपियों का संग्रह करने के लिए भेजा था। गणित और ज्योतिष से संबंधित पांडुलिपियों का संग्रह करके लगभग 1725 ईस्वी में उसने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। इसके अलावा उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की थी। उसके द्वारा संरक्षित विद्वान जगन्नाथ ने यूक्लिड नामक विद्वान की सुप्रसिद्ध पुस्तक स्लीमेंट्स, रेखा गणित से संबंधित पुस्तक थी है स्लीमेंट्स, तो उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था जगन्नाथ ने। और केवलराज ज्योतिषी ने लागोरियम का फ्रेंच से संस्कृत में विभाग सारणी के नाम से अनुवाद किया। नयन मुखोपाध्याय ने अरबी ग्रंथ नयन मुखोपाध्याय जो है उन्होंने अरबी ग्रंथ ऊकर का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना जयसिंह के समय में की गई, जिनमें मिथ्या जीव छाया सारणी, दुख पक्ष सारणी, दुख पक्ष ग्रंथ, तारा सारणी, जयसिंह कल्पद्रुम इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बहुत सारी पुस्तकें उसके समय में लिखी गई। मित्रों, हम बात करेंगे सवाई जयसिंह के ज्योतिष प्रेम का, जिसके कारण कि वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसके द्वारा बनवाई गई जो वेधशालाएं थीं वो आज भी ज्यों की त्यों हैं। सवाई जयसिंह को गणित, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, खगोल शास्त्र इत्यादि में बहुत अधिक रुचि थी और उनका वो बहुत अच्छा अध्येता था और इनका बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसने जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, बनारस और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण किया, जो कि आजकल आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, जयपुर में भी है, बनारस में, मथुरा में, उज्जैन में। तो इन वेधशालाओं या जंतर मंतर में बड़े बड़े यंत्रों को बनाकर ग्रहों, नक्षत्रों तथा समय की गति को सही ढंग से जानने का साधन उसने उपलब्ध कराया। और तो इस जंतर मंतर में ऐसे ऐसे यंत्रों की स्थापना की गई, ऐसे ऐसे यंत्र बनवाए उसने जिनसे समय का एकदम एक्यूरेट, एकदम सही ज्ञान हो जाता था। मौसम के बारे में जानकारी मिलती थी,
ग्रहों नक्षत्रों की दशा के बारे में, खगोलीय स्थिति वगैरह के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उनसे प्राप्त होती थी। और आज भी इस कंप्यूटर के युग में भी अगर उनसे तुलना की जाती है तो वो जानकारियाँ एकदम एक्यूरेट हैं, एकदम सटीक पाई गई हैं। जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। 1 अगस्त 2010 को ब्राज़ील में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 34वां सम्मेलन हुआ था, तो और उसमें जिन 7 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, उनमें जयपुर का जंतर मंतर भी था। तो इस तरह से अगस्त 2010 से विश्व धरोहर के रूप में जयपुर का जंतर मंतर जाना जाता है। सवाई जयसिंह स्थापत्य कला का भी प्रेमी था। कलम और तलवार का धनी तो था ही वो, स्थापत्य कला में भी उसकी बहुत रुचि थी, उसे विशेष लगाव था। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जयपुर नगर है, जो कि आज भी बहुत सारे वास्तुविदों की ईर्ष्या का कारण बनता है। वास्तुकला से उसे विशेष लगाव था। उसने आमेर में कुछ भवन बनवाए थे, किंतु उसे सर्वाधिक प्रसिद्धि जयपुर नगर के निर्माता के रूप में मिली थी। 1727 ईस्वी में एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य से मानचित्र बनवा करके उसने जयपुर नगर का शिलान्यास किया। पूरा नगर एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया, जिसके कारण वह भारत की सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ नगरी बन गई। नगर की सड़कें, नगर की गलियां एक सीध में बनाई गई थी और गुलाबी रंग से पूरे नगर को रंगा गया था, सजाया गया था। जय निवास महल का निर्माण इस नगर में जयसिंह के समय में ही किया गया। इसके अलावा उसने आमेर के किले में दीवाने खास का निर्माण भी कराया था। उसने अनेक मंदिरों का निर्माण भी कराया, जिनमें ब्रजनाथ का मंदिर और आनंद कृष्ण जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। और सवाई जयसिंह को तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के विषय में भी बहुत चिंता थी, इसलिए उसने तीर्थ स्थानों में उनके ठहरने की व्यवस्था करवाई। अयोध्या, मथुरा, काशी आदि जो प्रमुख तीर्थ स्थान थे, वाराणसी, काशी को वाराणसी आजकल कहा जाता है, तीन तीर्थ स्थानों पर उसने यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं बनवाईं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो सवाई जयसिंह एक बहुत बड़ा विद्या प्रेमी था, बहुत बड़ा कला प्रेमी था, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, गणित का विद्वान था। साथ ही साथ वास्तुकला में भी उसकी बहुत रुचि थी और बहुत सारी इमारतों का निर्माता था वह। उसने जयपुर नगर का निर्माण करवाया। उसके व्यक्तित्व का एक पहलू और था, और वह पहलू था समाज सुधारक के रूप में। हम बहुत कम ऐसा सुनते हैं कि कोई शासक समाज सुधारक की भूमिका में भी रहा हो। सवाई जयसिंह को एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। उसने यज्ञों के अवसर पर ब्राह्मणों के सभी संप्रदायों को एक साथ भोजन करने के लिए राजी करके उनके मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। प्रायः जो है बहुत सारे जो संप्रदाय थे वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे के साथ बैठ करके खाना पीना खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जयसिंह ने उनको मनाया एक साथ सहभोज के लिए। साथ ही साथ जयसिंह ने अंतर्जातीय विवाहों को भी स्वीकृति प्रदान की,
जिससे कि समाज में जो जातिगत मतभेद थे उनको दूर किया जा सके। बहुत सारे साधुओं वगैरह में व्यभिचार और भ्रष्टाचार वगैरह व्याप्त था, तो इसलिए उसने इसको दूर करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा और उसने बहुत सारे साधुओं का विवाह करवा दिया और विवाह करवा के उनको घर गृहस्थी बसाने के लिए उनको किसी न किसी गांव में बसा दिया। तो इस प्रकार से उसने उनके बीच व्याप्त जो व्यभिचार था उसको समाप्त करने का प्रयास किया। विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को भी बंद करने की उसने कोशिश की। जयपुर नगर की पानी की समस्या को हल करने के लिए उसने हड़माड़े से नहर की व्यवस्था की। तीर्थ स्थानों में यात्रियों की सुविधा के लिए, जैसा हमने बताया, आरामदायक धर्मशालाएं बनवाईं। तो इस प्रकार इन सारी विशेषताओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जय सिंह एक वीर योद्धा तो था ही, साथ ही साथ वह बहुत सहृदय व्यक्ति था। हृदय और मस्तिष्क के गुणों से वह परिपूर्ण था और यदि उसे उत्तर मध्यकालीन राजस्थान का अंतिम महान शासक माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आप सबको पसंद आई होगी। आगे हम फिर किसी भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व को लेंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें और इस चर्चा पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।